हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों, आज अपन लोग एसएससी एग्जाम का ही एक क्वेश्चन पेपर करेंगे। ये पेपर हुआ था 13 सितंबर 2025 शिफ्ट 3 में। और इस सीरीज में इससे पहले के जितने भी पेपर है वो सारे मैं डाल चुका हूँ। आई होप कि आप लोगों ने देखे होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर अपना एक डिस्कशन ग्रुप भी है, जहाँ पर भी आप अपने डाउट डाल के पूछ सकते हैं। उसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ पे जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, इफ बी इज 25% मोर देन ए एंड सी इज 20% मोर देन बी, देन व्हाट इज ए रेशियो सी। तो देखिए यहाँ पे अपन को ए बी सी इन तीनों का कंबाइंड रेशियो निकालना पड़ेगा। क्या बोला जा रहा है कि बी जो है वो ए से 25% ज्यादा है। 25% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो 1/4 होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ए को 4 मानूं तो जो बी है वो 4 पर 1 ज्यादा, मतलब बी क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा अपने पास 5 के बराबर। फिर बोला गया है कि सी जो है वो बी से 20% ज्यादा है। 20% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो 1/5 होती है। दैट मीन्स क्या हुआ कि 5 पे 1 ज्यादा। तो यहां पर आप देखिए बी को आपने 5 ही माना है, तो 5 पे 1 ज्यादा मतलब सी क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा अपने पास 6 के बराबर। तो ए और सी का डायरेक्ट रेशियो अपन निकालना है, तो 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में। तो रेशियो क्या आ गया ए और सी का, 2:3। ऑप्शन नंबर 2। A machine fill 0.375 लीटर ऑफ वाटर एवरी सेकेंड, हाउ मच डज इट फिल इन 8 सेकेंड। तो देखिए एक मशीन है जो कि 1 सेकेंड में 0.375 लीटर पानी डालती है। अपन से पूछा जा रहा है कि 8 सेकेंड में कितना डालेगी। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि अगर 1 सेकेंड में 0.375 डालती है तो 8 सेकेंड में 8 इंटू 0.375 डालेगी। तो यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 पंजे 40 की 0, 4 के लिए चला गया। 8 7 56 और 4 60 की 0, 6 के लिए चला गया। 8 3 24 और 6 30। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 3 लीटर। ऑप्शन नंबर 1। ए रोड इज डिवाइडेड इन द रेशियो टोटल लेंथ इक्वल टू 6 मीटर, फाइंड द स्मॉलेस्ट पीस। तो देखिए यहाँ पे एक रोड को 3 अलग अलग भाग में अपन ने डिवाइड कर रखा है और वो इस रेशियो में है। तो सबसे पहले तो अपन इसको क्या करते हैं, इंटीजर वैल्यू बना लेते हैं इसकी, बिकॉज ये फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो यहाँ पर आप देखिए 2/5, रेशियो 3/10, रेशियो 1/2। तो इसको इंटीजर वैल्यू बनाने के लिए इसका जो डेनोमिनेटर है उसका आप एलसीएम ले लीजिए। 5, 10 और 2, इसका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 10 आएगा। तो इस पूरे रेशियो को 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो देखिए 10 से अगर मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 5 का 2 बार में और 2 दूनी 4, फिर ये 10 का 1 बार में, 3 एकम 3, फिर ये 2 का 5 बार में, 5 एकम 5। तो क्या आ गया, 4 3 5। दैट मीन्स की जो रोड है वो इस रेशियो में डिवाइडेड है। इसकी टोटल लेंथ अपन को 6 मीटर दे रखी है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन तीनों की जो सम है वो हो गया 6 मीटर के बराबर। तो 4 3 7, 7 + 5 12। तो 12 यूनिट की वैल्यू मेरे को दे दी 6 मीटर, और मुझसे पूछ रहा है स्मॉलेस्ट पीस। तो स्मॉलेस्ट पीस कौन सा होगा, जिसकी रेशियो में सबसे कम लेंथ होगी। तो सबसे कम लेंथ क्या है, 3 यूनिट। दैट मीन्स कि यही अपने पास स्मॉलेस्ट है। तो 3 यूनिट की वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। तो यहां पर आप देखिए 12 से अगर मैं इसको काटूंगा तो ये 0.5 बार में चला जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 0.5, तो 3 की क्या वैल्यू हो जाएगी, 3 इंटू 0.5, दैट इज 1.5 मीटर। तो जो अपना स्मॉलेस्ट पीस है वो 1.5 मीटर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। ए वेंडर मिक्सेज 2 टाइप ऑफ कॉफी बीन, one costing 120 per kg and the other costing 180 per kg in the ratio 1:2. If he sell the mixed variety at 152 per kg, find his gain or loss percent. तो देखिए बोला जा रहा है कि एक वेंडर है जो कि 2 तरह के कॉफी बीन को मिक्स करके एक मिक्सचर बनाता है। यहां पर बोला गया है कि एक कॉफी बीन 120 रुपए पर केजी में कॉस्ट करता है, तो ये अपन को कॉस्ट प्राइस दे रखी है। और दूसरा कॉफी बीन 180 पर केजी में कॉस्ट करता है, तो ये भी अपन को कॉस्ट प्राइस दे रखी है। और इन दोनों को 1:2 में मिलाया जा रहा है। मिलाने के बाद जो वेराइटी बनती है मिक्स वेराइटी, उसको 152 पर केजी में बेचा जाता है। तो अपन से पूछा जा रहा है कि गेन या लॉस परसेंट कितना होगा। तो यहां पर आप देखिए सबसे पहले तो जो अपना मिक्सचर बनेगा उसकी कॉस्ट प्राइस अपन को निकालनी पड़ेगी, बिकॉज ये जो अपन को दे रखी है ये मिक्सचर की सेलिंग प्राइस है। लेकिन गेन या लॉस परसेंट निकालने के लिए मुझे सेलिंग प्राइस के साथ साथ कॉस्ट प्राइस की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर आप देखिए सबसे पहले तो मैं मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस निकालता हूं। तो उसको कैसे निकालेंगे, यहां पर अपन को दे रखा है कि इन दोनों को अपन 1:2 में मिला रहे हैं। तो इसको मैं क्या मान लेता हूं कि पहला वाला जो है उसको मैं 1 किलो ले रहा हूं और दूसरा वाला जो है उसको मैं 2 किलो ले रहा हूं। रेशियो मेंटेन रहना चाहिए, 1:2 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर पहला वाला कितना पड़ा, 1 × 120, और दूसरा वाला कितना पड़ा, 2 × 180। 1 किलो का प्राइस 180, तो 2 किलो का कितना हो जाएगा, 2 × 180। तो ये मिला के कितना किलो बन गया, 1 + 2 3 किलो। तो यहां पर अगर आपको 1 किलो का प्राइस निकालना है तो इसको डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 3 किलो।
तो यहाँ पर आप देखिए 3 से ये कैंसिल आउट कर देते हैं 40 बार में, और 3 से ये 60 बार में, 60 दूनी 120, 120 प्लस 40 160 रुपये। तो यहाँ पर अपना जो 1 किलो का कॉस्ट प्राइस पड़ता है वो पड़ता है 160 रुपये, लेकिन 160 रुपये की चीज को अपन 152 रुपये में बेच रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि 8 रुपये का नुकसान है कितने पे, 160 रुपये पे, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यहाँ पर आप देखिए 8 से 20 बार में और 20 का 5 बार में, तो कितने परसेंट का नुकसान है, 5% का, दैट इज 5% लॉस, ऑप्शन नंबर 3। ए, बी एंड सी इन्वेस्टेड 40,000, 60,000 एंड 1 लाख रुपए रेस्पेक्टिवली इन ए बिजनेस। इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 40,000, व्हाट इज ए शेयर ऑफ द प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ पे अपन से बोला जा रहा है कि ए, बी, सी 3 लोग हैं जो कि 40,000, 60,000 और 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, और साल के अंत पर जो इनको प्रॉफिट होता है वो 40,000 रुपए का होता है। तो अपन से पूछा जा रहा है कि इसमें ए का शेयर क्या है। तो देखिए आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो सेम इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बराबर होता है। यहां पर अपन को तीनों का बराबर टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट दे रखा है, बिकॉज तीनों में कहीं भी टाइम मेंशन नहीं है। इसका मतलब है कि अपन को पूरे एक एक साल के लिए ये इन्वेस्टमेंट वैल्यू मान के चलनी है। तो इनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो अपन यही मान लेंगे, दैट मींस कि ए का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो हो गया 40,000, बी का हो गया 60,000 और सी का हो गया 1 लाख। अगर यहां पर ये तीनों अलग अलग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि आपको दे दिया जाता है कि ए 7 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, बी 8 महीने के लिए कर रहा है, सी 6 महीने के लिए कर रहा है, तो उस केस में फिर जितने जितने महीने के लिए वो इन्वेस्ट करते हैं उतना उतना महीना मल्टीप्लाई करना पड़ता है उनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू के साथ, तब जाके अपन को टोटल इन्वेस्टमेंट निकलती है। लेकिन यहाँ पर ये तीनों बराबर टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पर मैं 12 से मल्टीप्लाई भी करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज जब मैं रेशियो लूंगा तो वो 12 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर उसको मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर अपन इनकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो इसी को मान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 4 जीरो तो सब जगह आपके कैंसिल आउट हो ही जाएंगे। इसके अलावा ये 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में और 2 से 5 बार में, तो जो इनका रेशियो है वो आ गया 235। तो यहाँ पर इनका जो प्रॉफिट है वो भी इसी रेशियो में डिवाइड होगा। तो सबसे पहले तो आप इनका अगर सम करेंगे तो 2 और 3 5, 5 और 5 10, दैट मीन्स कि 10 यूनिट की वैल्यू मेरे को दे दी 40,000 जो कि इनका टोटल प्रॉफिट है, और अपन से ए का शेयर पूछ रहा है जो कि 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लीजिए। ये 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 1 यूनिट की वैल्यू 4,000, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4,000 इंटू 2 मतलब 8,000, ऑप्शन नंबर 2। A and B share a rented field. A utilizes 20 horses for 5 months, while B uses 30 cows for 4 months and 45 sheep for 5 months. If 2 horses are equivalent to 5 cows and 3 cows are equal to 9 sheep, what portion of the rent is A to pay? तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि A और B 2 लोग हैं जो कि एक फील्ड को मिलकर रेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर कौन कितना पे करेगा ये डिपेंड करता है कि कौन कितना इस्तेमाल करेगा। जो जितना इस्तेमाल करेगा वो उतना ही ज्यादा रेंट देगा। ऐसा नहीं है कि भैया दोनों मिलकर कर रहे हैं तो बराबर बराबर रेंट देंगे, ऐसा नहीं है। जो जितना इस्तेमाल करेगा उतना रेंट देगा। तो अब यहां पर देखिए ए के पास 20 घोड़े और वो उनको 5 महीने के लिए चराता है, जबकि बी के पास 30 गाय जिनको वो 4 महीने के लिए चराता है और 45 भेड़े हैं जिनको वो 5 महीने के लिए चराता है। फिर यहां पर अपन को बोला गया है कि 2 घोड़े 5 गाय के बराबर है और 3 गाय 9 भेड़ के बराबर है, शिप के बराबर। तो यहां पर अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इनका कंबाइंड रेशियो लेना पड़ेगा। तो कंबाइंड रेशियो अपन कैसे लेंगे, तो यहां पर आप देखिए हॉर्स और काऊ का जो रेशियो है वो तो आपका आ गया 5:2, और काऊ और शिप का जो रेशियो है वो आपके पास कितना बन जाएगा, ये 3 से आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो 3:1 बन जाएगा। तो यहां पर आप देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, गाय कॉमन है, काऊ, तो उसको अपन को बराबर करना पड़ेगा। यहां पर 2 यूनिट है, यहां पर 3 यूनिट है, तो बराबर करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहां पर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहां पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो गाय दोनों तरफ बराबर हो गई। तो हॉर्स, काऊ और शिप इनका जो कंबाइंड रेशियो बनेगा वो बनेगा 5 3 15, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। तो ये हो गया इनका कंबाइंड रेशियो। दैट मीन्स कि हॉर्स जो है वो 15 यूनिट खाना खाता है, काऊ जो है वो 6 यूनिट खाना खाती है। खाना यहाँ पे मतलब आप घास बोल सकते हैं कि जो घोड़ा है वो 15 यूनिट घास खाता है, काऊ जो है वो 6 यूनिट घास खाती है और शिप जो है वो 2 यूनिट घास खाती है। तो यहां पर आप देखिए सबसे पहले तो अपन को ए और बी कितना कितना पोर्शन इस्तेमाल करेंगे इसका रेशियो अपन निकाल लेते हैं। तो ए के पास 20 घोड़े, एक घोड़ा 15 यूनिट घास खाता है और कितने टाइम के लिए, 5 महीने के लिए। फिर बी के पास 30 गाय है, एक गाय 6 यूनिट घास खाती है, कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए। इसके अलावा 45 भेड़ है, एक भेड़ 2 यूनिट घास खाती है, कितने टाइम के लिए, 5 महीने के लिए। तो ये हो गया इनका रेशियो आप निकाल लीजिए। 15 का एक बार में, 15 दूनी 30, 15 3 45, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 का 10 बार में, तो 10 पंजे 50, 6 चौकू 24 और 5 3 15,
24 प्लस 15 39। तो ये हो गया इनके द्वारा इस्तेमाल गए गए पोर्शन का रेशियो। दैट मीन्स कि ए जो है वो 50 यूनिट पोर्शन इस्तेमाल करेगा और बी जो है वो 39 यूनिट पोर्शन इस्तेमाल करेगा। तो टोटल पोर्शन कितना हो जाएगा? तो टोटल पोर्शन में बोल सकता हूं 50 प्लस 39, दैट मीन्स कि 89 यूनिट। ये हो गया अपना टोटल पोर्शन। इसमें से ए जो है वो 50 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है, तो जितना वो इस्तेमाल करेगा उतना ही वो पे करेगा। तो पे भी किस रेशो में करेगा? 50/89 में। दैट इज ऑप्शन नंबर 4। A and B start a business. A invest 2 times more than B. After 8 months, A withdraw half of his capital and B triples his capital. If the total profit after 1 year is 75,000, find the share of A. तो देखिए यहाँ पे A और B दो लोग हैं और बोला गया है कि A जो है वो B के कंपैरिजन में, मतलब B जितना इन्वेस्ट करता है उससे 2 गुना ज्यादा इन्वेस्ट करता है। तो देखिए एक तो होता है 2 गुना इन्वेस्ट करना और एक होता है 2 गुना ज्यादा इन्वेस्ट करना। जब अपन बोलते हैं कि 2 गुना इन्वेस्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि अगर बी 1 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है तो ए जो है वो 2 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, 2 गुना, डायरेक्ट डबल कर दिया। लेकिन जब अपन बोलते हैं कि 2 गुना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर बी 1 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है तो ए जो है जितना बी कर रहा है उतना तो कर ही रहा है, साथ में उसका डबल भी कर रहा है। उसका डबल मतलब 2 रुपए और कर रहा है। तो जो ए का टोटल इन्वेस्टमेंट बनता है वो 3 रुपए बनता है, लेकिन बी का कितना रहेगा? 1 रुपए रहेगा। तो यहां पर बोल रहा है कि 2 गुना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, तो बी जितना करेगा उतना तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ उसका डबल और करेगा। दैट मींस कि टोटल कितना हो जाएगा? 3 यूनिट। तो ये हो गया अपने पास बी का इन्वेस्टमेंट 1 रुपए और ए का इन्वेस्टमेंट 3 रुपए। तो देखिए इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर डायरेक्ट आपसे बोलता है कि 2 टाइम्स ऑफ बी, तब तो यहां पे रेशो क्या बनेगा? 2:1। लेकिन बोला है 2 टाइम्स मोर देन बी, तो रेशो क्या बनेगा? 3:1। फिर बोला गया है कि 8 महीने के बाद ए ने अपने कैपिटल का आधा हिस्सा निकाल लिया, जबकि बी ने अपने कैपिटल को 3 गुना कर दिया। तो अपन से पूछा जा रहा है कि अगर 1 साल के बाद टोटल प्रॉफिट 75,000 है तो उसमें ए का शेयर क्या है? तो देखिए यहां पे जो आपको टोटल टाइम दे रखा है वो 1 साल का दे रखा है। अब शुरुआती 8 महीने के लिए तो वो इसी रेशो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहां पर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो गया इसका शुरुआती 8 महीने का टोटल कैपिटल, और इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी हो गया इसके शुरुआती 8 महीने का टोटल कैपिटल। फिर 8 महीने के बाद अगले 4 महीने जो है उनके लिए ए जो है वो आधा ही इन्वेस्ट करेगा। तो पहले अगर वो 3 यूनिट करता था तो अब कितना करेगा? तो वो अब सिर्फ 1.5 यूनिट ही करेगा, और कितने टाइम के लिए? अगले 4 महीने के लिए। लेकिन बी अपने कैपिटल को 3 गुना कर देगा। अगर वो पहले 1 रुपया इन्वेस्ट करता था तो अब कितना करेगा? 3 रुपया, और कितने टाइम के लिए? अगले 4 महीने के लिए। तो यहां पर अपन को क्या करना पड़ेगा? इनका रेशियो लेना पड़ेगा, बिकॉज जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो इक्वल टू होता है टोटल इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बराबर। तो यहां पर आप देखिए 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 से 2 बार में और ये 2 बार में। तो यहां पे 3 दूनी 6 और 1.5, ये आ गया अपने पास 7.5, 2 और 3 5, तो 2.5 से अगर आप काट दीजिए, 2.5 से 2 बार में, 2.5 से 3 बार में। तो जो इनका रेशियो बनेगा वो बनेगा 3:2। दैट मीन्स कि जो प्रॉफिट है वो भी इस रेशियो में डिवाइड होगा। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं 3 + 2 5, 5 यूनिट की वैल्यू अपन को दे दी 75,000, और अपन से पूछ रहा है ए का शेयर जो कि है 3 यूनिट। तो देखिए यहां पे 5 से 15 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 15 × 3 मतलब कितना हो गया? 45,000। ऑप्शन नंबर 4। The average salary of 24 employees is 40,000. The average salary of 8 senior staff is 60,000. What is the average salary for the other employees? तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि टोटल 24 एम्प्लॉई है जिनकी एवरेज सैलरी 40,000 है। इसमें से 8 सीनियर स्टाफ है जिनकी एवरेज सैलरी 60,000 है। तो अपन से पूछा गया है कि बाकी जो एम्प्लॉई है उनकी एवरेज सैलरी क्या होगी। तो यहां पर देखिए अपन क्या करते हैं, हमेशा टोटल को इक्वल करते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, ये 24 एम्प्लॉई का जो टोटल होगा वो कितना होगा? तो सम इक्वल टू होता है एवरेज इंटू नंबर ऑफ पर्सन। एवरेज है 40,000, नंबर ऑफ पर्सन है 24, तो कितना आ जाएगा? 24 × 40,000। ये हो गया अपने पास 24 एम्प्लॉई का टोटल। फिर यहां पे बोला गया है कि 8 सीनियर स्टाफ का जो एवरेज है वो 60,000 है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 8 × 60,000। अब यहां पर आप देखिए 24 में से 8 सीनियर स्टाफ है, तो अब कितने एम्प्लॉय बच गए? तो मैं बोल सकता हूं कि 24 - 8, दैट मींस कि 16 एम्प्लॉय अपने पास बच गए। तो बाकी जो 16 एम्प्लॉय बचे उनकी एवरेज अपन से पूछी जा रही है, तो उनकी एवरेज को मैंने x रुपया मान लिया, तो उनका टोटल कितना हो जाएगा? तो उनका टोटल हो जाएगा 16 × x रुपया। तो यहां पर आप देखिए ये 8 + 16 24 एम्प्लॉय हो गए, और ये भी 24 एम्प्लॉय थे, तो इनको मैं क्या कर सकता हूं? बराबर कर सकता हूं। तो यहां से आप सोल्व कर लीजिए, 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, और 2 से और कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 का 30 बार में और 2 का 20 बार में। तो x कितना आ गया? यहां से x = आ गया 20 × 3 60,000 - 30,000, कितना आ गया? 30,000। दैट मीन्स कि बाकी जो एम्प्लॉय बचे उनका एवरेज सैलरी है 30,000 रुपीज। यही अपन से पूछ रहा है,
ऑप्शन नंबर 1। A cricketer's average in 10 innings is 58. If his highest score is excluded, the average drops to 54. What is his highest score? तो देखिए बोला जा रहा है कि एक क्रिकेटर है जिसका 10 इनिंग का जो एवरेज है वो 58 रन है। 10 इनिंग का एवरेज अपन को दे दिया 58 रन। बोला जा रहा है कि अगर मैं हाईएस्ट स्कोर को हटा देता हूं, मतलब एक इनिंग ऐसी है जिसमें उसने हाईएस्ट स्कोर मारा, अगर उस इनिंग को मैं हटा दूं तो जो एवरेज है वो 54 रह जाता है। दैट मीन्स की 9 इनिंग का जो एवरेज है वो है अपन के पास 54। तो अपन से पूछा जा रहा है कि वो जो हाईएस्ट स्कोर वाली इनिंग है उसमें उसने कितने रन मारे होंगे। तो अब आप यहां पे देखिए एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज का मतलब होता है कि अगर 9 इनिंग का एवरेज 54 है, इसका मतलब ये जितनी भी इनिंग्स है, टोटल जो 9 इनिंग्स है, इसमें हर इनिंग में उसने 54 रन मारे। लेकिन अब ये 10 इनिंग का एवरेज 58 बनने का मतलब क्या है कि हर इनिंग के 4-4 रन बढ़ गए। अब ये 4-4 रन कैसे बढ़े? वो इनिंग्स तो पहले ही खेली जा चुकी है, तो उनमें तो मैं 4-4 रन नहीं बढ़ा सकता। तो ये जो 4 रन है ये कहां से आए? ये हाईएस्ट स्कोर वाली इनिंग से आए। ये हाईएस्ट स्कोर वाली इनिंग अपने साथ हर इनिंग के लिए 4-4 रन एक्स्ट्रा लेके आई। दैट मीन्स क्या हुआ कि वो जितना पहले एवरेज था उतना तो लेके आया ही सही। पहले एवरेज था 54, साथ ही साथ हर इनिंग के लिए 4-4 रन एक्स्ट्रा लेके आया। टोटल कितनी इनिंग है? 10 इनिंग। तो 10 इनिंग के लिए अगर 4-4 रन एक्स्ट्रा लेके आएगा तो अपने साथ कितना लेके आएगा? तो लेके आएगा 10 × 4। दैट मीन्स कितना हो गया? 54 + 40 मतलब 94। इसका मतलब जो हाईएस्ट स्कोर वाली इनिंग है उसमें कितने रन पड़े होंगे? 94 रन पड़े होंगे। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका एक तरीका तो ये हुआ ही सही। हो सकता है बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आया हो, लेकिन समझना चाहिए, आसान सा तरीका है। इसके अलावा यहां पर अपन एक नॉर्मल मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या? इक्वेशन बना के। इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो अपन टोटल को इक्वल करेंगे। तो यहां पर आप देखिए बोला जा रहा है कि 10 इनिंग में 58 मार रहा है, तो यहां पर इसका टोटल कितना हो जाएगा 10 इनिंग का? तो वो हो जाएगा 10 × 58। फिर यहां पर बोला गया है कि जो एक इनिंग को अगर मैं हटा दूं तो 9 इनिंग का एवरेज 54 है, तो इन 9 इनिंग का जो टोटल है वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 9 × 54। अब मैं मान लेता हूं कि जो वो हाईएस्ट स्कोर वाली इनिंग है उसमें उसने 100 रन मारे होंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये 9 इनिंग प्लस ये एक इनिंग मिला के कितनी इनिंग हो गई? 10 इनिंग। और यहां पर भी 10 इनिंग है, तो इनको मैं क्या कर सकता हूं? इक्वल कर सकता हूं। तो यहां से अपन को एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये आ गया 580 माइनस 9 का 4 बार में 36 की 6, 3 कैरी चला गया, 9 × 5 = 45 और 3 = 48। तो देखिए यहां पर अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना जाएगा? ये आ जाएगा 94। दैट मीन्स की जो हाईएस्ट स्कोर है वो कितना हो गया? 94 हो गया। टेबल स्कोर्स इन ए क्यूज कॉन्टेस्ट आउट ऑफ 50 विच टीम हैड ए हायर एवरेज स्कोर। तो देखिए अपन से पूछा जा रहा है कि ये दो टीम है, तो इन दोनों टीम में से किस टीम का स्कोर ज्यादा रहा होगा, एवरेज स्कोर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों टीमें बराबर राउंड खेल रही है, दोनों टीमें 3-3 राउंड खेल रही है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि जिसका टोटल ज्यादा होगा उसी का एवरेज भी ज्यादा होगा। बिकॉज यहां पर एवरेज इक्वल टू अपन जानते हैं क्या होता है? सम डिवाइड बाय टोटल नंबर। तो टोटल नंबर तो दोनों के लिए बराबर है 3-3, तो वो तो दोनों के केस में बराबर रहेगा। तो जिसका ज्यादा सम उसका ज्यादा एवरेज। तो यहां पर एवरेज की जगह मैं सम को कंपेयर कर लेता हूं, क्योंकि मुझे यहां पे सिर्फ कंपेयर करना है। और कंपैरिजन अगर आप देखेंगे तो जो बी टीम है उसने तीनों राउंड में ए टीम के कंपैरिजन में ज्यादा रन मारे हैं। बी टीम ने राउंड 1 में भी 3 रन ज्यादा मारे, राउंड 2 में भी 8 रन ज्यादा मारे और राउंड 3 में भी 4 रन ज्यादा मारे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ऑब्वियस है कि बी टीम का जो टोटल आएगा वो ज्यादा ही आएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि उसका एवरेज भी ज्यादा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 टीम बी। A tank contains 3500 milliliters of water. If its full capacity is 0.005 kiloliter, what percentage of the tank is empty? तो देखिए बोला जा रहा है कि एक टैंक है जो कि 3500 मिलीलीटर वाटर से भरा हुआ है और इसकी जो फुल कैपेसिटी है वो है 0.005 किलोलीटर। तो अपन से पूछा जा रहा है कि कितना परसेंटेज खाली है। तो यहां पे सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों की यूनिट को बराबर कर देते हैं। इधर अपने पास मिलीलीटर है और इधर किलोलीटर है, तो किलोलीटर को मैं मिलीलीटर में चेंज कर देता हूं। तो देखिए यहां पे अपन जानते हैं कि 1 किलोलीटर जो है वो इक्वल होता है 1000 लीटर के, और 1 लीटर जो है वो इक्वल होता है 1000 मिलीलीटर के। तो यहां पर 1 किलोलीटर कितने के बराबर हो जाएगा? तो 1 किलोलीटर हो जाएगा 1000 × 1000 मिलीलीटर। तो यहां पर अगर आप इसको मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1000 × 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो पार्ट है ये तो अपने पास बन गया 5, क्योंकि इसको आप लिख सकते हो 5/1000, तो 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये 5 × 1000 मतलब मिला के कितना बन गया? 5000। तो ये अपने पास आ गया 5000 ml। तो अब आप यहां पे देखिए 3500 भरा हुआ है, तो कितना खाली है? मैं बोल सकता हूं कि 1500 ml खाली है आउट ऑफ कितना? 5000। तो परसेंट निकाल लीजिए आप। तो कितना आ गया ये अपने पास? 2 जीरो तो कैंसिल आउट हो गए, ये 50 से
30 बार में, तो कितना गया 30%। ऑप्शन नंबर 2। A stationery supplier ordered 8 boxes of premium pen and some boxes of standard pen. The price of premium pen per box was twice that of standard pen. तो देखिए बोला जा रहा है कि एक स्टेशनरी सप्लायर है जो कि 8 प्रीमियम पेन के बॉक्स मंगाता है और कुछ स्टैंडर्ड पेन के मंगाता है। स्टैंडर्ड पेन कितना मंगाता है अपन को नहीं दे रखा, एक्स मान लेते हैं अपन। फिर बोला जा रहा है कि जो प्रीमियम पेन की कॉस्ट है वो स्टैंडर्ड पेन के कंपैरिजन में डबल है। तो अगर मैं स्टैंडर्ड पेन की कॉस्ट को 1 रुपया मान लूं तो प्रीमियम पेन की कॉस्ट बन जाती है 2 रुपया। फिर बोला जा रहा है कि ऑर्डर में कुछ गड़बड़ होने की वजह से जो नंबर ऑफ बॉक्सेज ऑफ प्रीमियम पेन है और स्टैंडर्ड पेन है वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो इंटरचेंज होने के मतलब क्या हुआ कि अगर पहले प्रीमियम पेन 8 थे तो अब स्टैंडर्ड पेन 8 बन जाते हैं, और अगर पहले स्टैंडर्ड पेन X थे तो अब प्रीमियम पेन X बन जाते हैं। तो अब आप यहां पे देखिए माल अभी भी वही है, ऐसा नहीं है कि प्रीमियम पेन की जगह मैंने स्टैंडर्ड पेन मंगा दिए होंगे X, नहीं, बस नंबर बदल गए। दैट मीन्स कि अगर मैं पहले 8 प्रीमियम पेन के बॉक्स मंगा रहा था तो अब X प्रीमियम पेन के बॉक्स मंगाऊंगा, तो इनकी जो प्राइस है वो मेरे को उतनी ही पड़ेगी। तो अगर पहले प्रीमियम पेन 2 रुपए का था तो अभी भी वो 2 रुपए का ही होगा, और अगर पहले स्टैंडर्ड पेन 1 रुपए का था तो अभी भी 1 रुपए का ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन बोला गया है कि इस गलती की वजह से जो उसका बिल है वो 25% बढ़ जाता है। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर पहले कितना बिल बनता उसका, तो 8 दूनी 16 प्लस x इतना बिल बनता, लेकिन अब कितना बिल बन रहा है, तो अब बन रहा है 2x प्लस 8। तो अब यहां पर 25% बढ़ा, 25% का मतलब क्या होता है, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/4, मतलब 4 रुपए पर एक का इंक्रीज। तो कितना बन जाएगा पहले के कंपैरिजन में 5/4, मतलब पहले जितना बिल बनता था उसका बन गया 5/4। तो ये दोनों को अपन इक्वल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 16 पंजे 80 प्लस 5x इक्वल टू 8x प्लस 32। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, ये आ जाएगा 8 - 5 3x इक्वल टू 80 - 32 दैट इज 48। तो 3 से 16 बार में, तो x की वैल्यू आ गई 16। तो यहां पर अपन से पूछ रहा है कि ओरिजिनल नंबर ऑफ बॉक्सेज ऑफ प्रीमियम पेन टू दी ओरिजिनल नंबर ऑफ बॉक्सेज ऑफ स्टैंडर्ड पेन, इसका रेशियो अपन से पूछा जा रहा है। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ बॉक्स कौन सा है, ये पहला वाला केस। तो यहां पर प्रीमियम पेन थे 8 और स्टैंडर्ड पेन x के बराबर माने थे, जिसकी वैल्यू आ गई 16 के बराबर। तो रेशियो अगर आप लेंगे तो कितना आ जाएगा 1:2। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। A principal of 1 lakh is invested at 10% per annum compound interest compounded annually. After how many years will the amount grow to 1,33,100? तो देखिए बोला जा रहा है कि 1 लाख रुपए को अपन ने कंपाउंड इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया है, जहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो एनुअली कंपाउंड हो रहा है, और ये 10% पर एनम के हिसाब से कुछ साल में 1,33,100 रुपए बन गया। तो अपन से पूछा जा रहा है कि कितने टाइम में ये 1,33,100 रुपए बनेगा। तो यहां पर अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो ओवरऑल कितना इंटरेस्ट अपन को मिला है ये निकाल लेते हैं, जितने भी साल में है। अब यहां पर अपन को नहीं पता कितना टाइम है, तो उसके लिए अपन जितना भी टाइम होगा उस पर ओवरऑल कितना इंटरेस्ट मिलेगा इसको निकालेंगे। तो देखिए यहां पर सबसे पहले तो कितने रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 1 लाख रुपए अपने बढ़ के 1,33,100 रुपए हो गए। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि 33,100 रुपए का इंटरेस्ट मिला, कितने पे, 1 लाख रुपए पे। तो यहां पर आप सबसे पहले तो ओवरऑल इंटरेस्ट परसेंटेज निकाल लीजिए। तो ये अपना कैंसिल आउट हो गया, 331/10 मतलब कितना आ गया 33.1%। इसका मतलब ओवरऑल मुझे 33.1% का इंटरेस्ट मिला है। और देखिए ये जो 33.1% है ये एक नॉन वैल्यू होती है। 10% की जब भी बात की जाए तो उस पर 2 साल और 3 साल का डेटा आपको याद होना चाहिए कि 10% के हिसाब से 2 साल पर टोटल 21% इंटरेस्ट मिलता है और 3 साल पर टोटल 33.1% का इंटरेस्ट मिलता है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा 3 साल। अब देखिए अगर ये आपको याद नहीं भी है तो भी आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। जैसे अगर यहां पर मैं ऑप्शन से चलूं, अगर मैं मानूं कि 3 साल में हुआ होगा, तो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट से भी मानूं 10% के हिसाब से, तो सिंपल इंटरेस्ट का जो अपने पास ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, मतलब ओवरऑल जो इंटरेस्ट परसेंट होता है वो इक्वल टू होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इनटू टाइम। तो पर एनम का अगर 10% और टाइम 3 साल है तो कितना हो जाएगा 3 × 10 मतलब 30%। तो ये 30% से तो ऊपर है। फिर यहां पर अगर अपन चले ऑप्शन नंबर 2 4 पे, तो अगर 4 के हिसाब से आप देखेंगे तो 4 × 10 40% हो जाएगा। तो यहां पर आप जानते हैं एक बात की जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होता है। अगर सिंपल इंटरेस्ट पर ही ये 40% बन गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट पर तो और ज्यादा ही बनेगा। तो फिर ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, और अगर ये ऑप्शन नहीं हो सकता तो फिर इससे बड़े ऑप्शन भी नहीं हो सकते। तो इससे छोटा केवल एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। तो यही अपना आंसर बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते थे। A shopkeeper made a loss of 125 on an article. If loss percentage was 5%, what was the cost price of the article? तो देखिए कॉस्ट प्राइस को आप हमेशा 100% मान लेते हो, और यहां पर लॉस परसेंट कितना दे रखा है 5% का,
और लॉस है 125 रुपए का, तो मैं बोल सकता हूं कि 5% की वैल्यू अपन को दे दी 125 रुपए। तो यहां से अगर आप 5 से काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, तो 1% की वैल्यू आ गई 25, और अपन ने कॉस्ट प्राइस को 100% माना है, तो वो कितना हो जाएगा 25 इंटू 100, दैट इज 2500। ऑप्शन नंबर 3। ए बुक सेलर सेल ए नोवेल फॉर ₹Y एंड मेक ए लॉस ऑफ 10%. To clear old stock, he decide to mark the novel at 0.8Y. He then allow a further discount of 5% on this mark price. What will be the percentage loss that he will incur on this clearance sale? तो देखिए बोला जा रहा है कि एक बुक सेलर है जो कि अपनी नोवेल को Y रुपए में बेचता है और इस पर उसे 10% का नुकसान होता है। तो ये Y अपन को क्या दे दी, ये सेलिंग प्राइस दे दी। अब यहां पर आप देखिए इसको Y की जगह कुछ नंबर में मानना चाहे तो भी मान सकते हैं, बिकॉज यहां पे अपन को आगे जो आंसर देना है वो परसेंटेज में देना है। तो जब अपन परसेंट की बात करते हैं तो फिर उस केस में आप इसको कुछ भी अपनी तरफ से मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो भी आप माने उसको आपको आगे के लिए लेके चलना है अपने साथ, ऐसा नहीं है कि उसको आप छोड़ दें। अगर यहां पर जो मैंने Y माना तो यहां पर भी सेम मेरे को Y मानना पड़ेगा, यहां पर मैं चेंज नहीं कर सकता। अब देखिए यहां पर ये अपन को सेलिंग प्राइस दे रखी है और 10% का नुकसान है, तो यहां से मैं कॉस्ट प्राइस निकालूंगा। कॉस्ट प्राइस को अगर अपन 100% माने तो सेलिंग प्राइस कितनी बन जाएगी, तो सेलिंग प्राइस बन जाएगी 100 माइनस 10, दैट इज 90%। दैट मीन्स कि ये जो Y है ये 90% की वैल्यू है, तो क्यों ना मैं Y को 90 रुपीज ही मान लूं, सो दैट कि ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाए। तो ये कैंसिल आउट होके क्या हो गया, 1% की वैल्यू आ गई 1 रुपए, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो वो आ जाएगी 100 रुपए। तो यहां पर मैंने क्या करा, इस Y को 90 रुपीज मान लिया, तो सेलिंग प्राइस मैंने मान ली 90, तो कॉस्ट प्राइस कितनी बन गई, तो ये बन गई 100। ये सेलिंग प्राइस 1 मान लेते हैं, बिकॉज आगे अपन को सेकंड सेलिंग प्राइस निकालनी है यहाँ पे। तो बोला जा रहा है कि ओल्ड स्टॉक को क्लियर करने के लिए सबसे पहले तो उसने अपनी नोवेल को 0.8Y पर मार्क करा। तो यहां पर मार्क प्राइस क्या हो गई, तो देखिए यहां पे Y अपना था 90, तो 0.8 इंटू 90 हो जाएगी मार्क प्राइस। तो 0.8 का मतलब है 8/10, एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 इंटू 9 72 रुपए। तो यहां पर आप देख सकते हो कि 100 रुपए की चीज को उसने 72 रुपए में मार्क किया, तो यहां पर पहले ही नुकसान हो गया एक तरीके से। तो और फिर इस पर वो कुछ डिस्काउंट भी देगा, क्योंकि मार्क प्राइस पर हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है। तो कितना डिस्काउंट दे रहा है, 5% का दे रहा है। तो 5% का डिस्काउंट देने के बाद जो सेलिंग प्राइस 2 बनेगी वो कितनी बनेगी, तो 72 पर 5% का डिस्काउंट है। तो देखिए 5% का डिस्काउंट कहने का मतलब क्या है कि इसकी जो 5% वैल्यू है उसको अपन यहां पे हटा देंगे। तो 72 की 5% कितना हो जाएगा, 72 का 10% होएगा 7.2, 5% हो जाएगा उसका आधा, दैट इज 3.6। तो ये कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 72 माइनस 3.6। तो ये कितना आ गया आपके पास, तो ये आ गया 88.4, सॉरी 88 नहीं 68.4। दैट मीन्स कि वो 68.4 रुपीज में अपनी बुक को बेच रहा है। तो अपन से पूछा जा रहा है कि कितना परसेंटेज लॉस हो रहा है। तो यहां पर कॉस्ट प्राइस हमेशा सेम रहेगा, कॉस्ट प्राइस तो कभी भी नहीं बदलता। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि 100 रुपए की चीज को वो 68.4 में बेच रहा है। तो कितने रुपए का नुकसान झेल रहा है, 100 माइनस 68.4, दैट इज आ जाएगा 31.6। तो 31.6 का नुकसान है कितने पे, 100 रुपए पे। तो यही अपना परसेंट बन जाएगा। तो कितना आ गया यहाँ पे 31.6%। ऑप्शन नंबर 4। An article is marked at 800 rupees. A shop owner allow a discount of 12% and still gains 8%. What is the approximate cost price of the article? तो देखिए बोला जा रहा है कि एक आर्टिकल की मार्क प्राइस अपन को दे रखी है 800 रुपीज। इस पर एक शॉप ओनर 12% का डिस्काउंट देता है और 12% का डिस्काउंट देने के बाद भी वो 8% की कमाई करता है। तो अपन से पूछा जा रहा है कि अप्रोक्सीमेट कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। तो यहां पर आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस बाय मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्लस साइन लेना है और अगर लॉस हुआ है तो माइनस साइन लेना है। तो यहां पर आप देखिए कॉस्ट प्राइस अपन से पूछी जा रही है, मार्क प्राइस अपन को दे रखी है, डिस्काउंट परसेंट है 12% और यहां पर बोला जा रहा है कि 8% का फायदा है, फायदा मतलब प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हुआ है तो प्लस साइन अपन लेंगे, तो 100 प्लस 8। तो अब आप यहां पे देखिए थोड़ी कैलकुलेशन तो है, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्ट ये कैंसिल आउट तो नहीं हो पाएंगे, जितना कैंसिल आउट हो सकता है उतना अपन करते हैं। 100 माइनस 12 हो गया 88, ये हो गया 108 और ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 800। अब यहाँ पर आप देखिए आपको अप्रोक्सीमेट कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर आप डिजिटल सम वगैरह नहीं लगा सकते। जब कभी भी अप्रोक्सीमेशन की बात की जाती है तो फिर उस केस में यूनिट डिजिट या डिजिटल सम ये काम नहीं आते। और यहाँ पर आप जो ऑप्शन देखेंगे वो ऑप्शन भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, थोड़े थोड़े दूर है, तो आप थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अपन थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं जितना हो सकता है। सबसे पहले तो मैं इसको 4 से कैंसिल आउट कर देता हूँ, 4 से ये 22 बार में और 4 से ये 4 दूनी 8, 4 का 7 बार में 28। फिर अब आप यहाँ पे देखिए 27 का 3 बार में 81 होता है। तो अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं
तो 27 इंटू 30 कितना होता है, 810 होगा, लेकिन ये 800 है, दैट मीन्स कि 10 का अंतर आ गया। तो यहां पर मैंने अप्रोक्सीमेट किया है, तो यहां पर अगर मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा, 22×3 = 660 रुपए आ रहा है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन अपना 660 भी है और एक उसके नजदीक भी है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि 660 वाला तो नहीं ले सकता, उससे छोटा ही मुझे लेना पड़ेगा। अब उससे छोटे दो ऑप्शन है, एक तो है ऑप्शन नंबर 2 और एक है ऑप्शन नंबर 1। तो अब आप यहां पर देखिए कि आपने कितना अप्रोक्सीमेट किया है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, ये 800 की जगह 810 होता तो पूरा 30 आ जाता। दैट मीन्स कि यहां पे 10 कम है, और 10 कम कितने पे, 27 पे, क्योंकि मैंने जो डिवाइड किया है वो 27 से किया है, और 10/27 अगर आप करेंगे तो वो लगभग आपके 1/3 आता है। दैट मीन्स कि कितना अंतर बटा, 1/3 का अंतर पड़ा कितने पे, 22 पर, क्योंकि अपन किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 22 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 22 का अगर आप 1/3 निकालेंगे तो कितना आएगा, लगभग 7 या 8 के बराबर आएगा। तो 660 में से अगर मैं 7 या 8 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो कितना पहुंचेगा, 652 ही पहुंचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप जब ऑप्शन क्लोज में हो तो अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल कीजिए। आप देखिए कि आपने यहां पे कितना कम किया है, उससे भी आपका आंसर सही आएगा। ए फर्नीचर मैन्युफैक्चरर सेल ए डाइनिंग टेबल सेट टू ए शोरूम एट ए 25% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस बट एड्स ए 10% हैंडलिंग फी ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस। तो देखिए एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है जो कि अपने डाइनिंग टेबल को मार्क प्राइस पर 25% का डिस्काउंट देने के बाद एक शोरूम को बेच रहा है। तो यहां पर सबसे पहले तो मार्क प्राइस को मैं 100 रुपीज मान लेता हूं, फिर इस पर वो 25% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 का 25% हो गया 25 रुपए। दैट मीन्स कि 25 रुपए का डिस्काउंट है कितने पे, 100 रुपए पे। तो जो अपना सेलिंग प्राइस है वो कितना बन जाएगा, 100 - 25 मतलब 75 रुपए। लेकिन फिर बोला गया है कि जो डिस्काउंटेड प्राइस है उस पर 10% का हैंडलिंग फी भी चार्ज कर रहा है। तो यहां पर जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो 75 रुपए, 75 पर अगर आप 10% का हैंडलिंग फी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 का 10% दैट इज 7.5 रुपए। इसका मतलब जो ओवरऑल सेलिंग प्राइस पड़ी वो कितनी बनी, 75 + 7.5 दैट इज 82.5 रुपीज। तो जो शोरूम है उसने इस रुपए में खरीदा। अब शोरूम ने जिस रुपए में खरीदा वही आगे जाने के लिए उसका कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, मतलब शोरूम के लिए यही कॉस्ट प्राइस हो गया। अब जब शोरूम कस्टमर को पे करेगा तो कितने कॉस्ट प्राइस के हिसाब से करेगा, 82.5 रुपीज के हिसाब से। फिर बोला जा रहा है कि जो शोरूम है उसने अपने डाइनिंग सेट को बेचा और इस पर उसे जितना उसने पे किया था उससे 4,500 रुपए ज्यादा फाइन का पेमेंट मिला। दैट मीन्स क्या हुआ कि 4,500 रुपए का उसने प्रॉफिट कमाया, और ये जो प्रॉफिट है ये अपन को 30% के बराबर दे रखा है। तो प्रॉफिट अपन हमेशा कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं। दैट मीन्स की जो कॉस्ट प्राइस शोरूम को पड़ रही थी वो कितनी पड़ रही थी, 82.5 पड़ रही थी। तो 30% का 82.5 ये अपन को कितना दे रखा है, तो ये अपन को 4,500 रुपए दे रखा है, बिकॉज प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 4,500 रुपए का हो रहा है। ज्यादा कमाने का मतलब क्या है कि इतने का प्रॉफिट है। तो अपन से पूछा जा रहा है कि जो मैन्युफैक्चरर था उसने डाइनिंग टेबल की मार्क प्राइस को कितने रुपए सेट किया था, तो अपन ने कितना माना था, 100 यूनिट माना था। तो यहां पर अपन से 100 यूनिट की वैल्यू पूछी जा रही है। तो चलिए अपन सोल्व करते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन यहां पर है, 1 0 तो मैं हटा देता हूं, फिर 3 से ये 1500 बार में चला जाएगा। ये 1 0 यहां पर मैंने हटा के इधर एक डिसमल लगा दिया। तो अगर आप चाहे तो 25 से काट सकते हैं इसको, 25 से 3 बार में 75, फिर 3 बार में 75, और 25 से ये 6 बार में 150, तो ये हो गया 600। 3 से ये 11 बार में, और 3 से ये 200 बार में। तो यहां पर आप देखिए 11 यूनिट की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, ये 10 उधर चला जाएगा, 2000 आ गई। और यहां पर मेरे को 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर अब मैं 11 से कैंसिल आउट कर देता हूं। तो 11 एकम 11, 20 - 11 9, 9 का मतलब 90, तो 11 का 8 बार में 88, तो फिर से ये 20 बन गया। तो फिर से 11 एकम 11, तो डिसमल लगा के 90, तो 11 का 8 बार में 88, तो ये 181.8181 इस तरीके से चलता जाएगा आपके पास। तो यहां पर 1 यूनिट की वैल्यू अगर ये है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 18181.81। ऑप्शन नंबर 2। 2 type of sugar, one costing 45 per kg and another costing 60 per kg are mixed with a third variety in the ratio 1:3. If the mixture is worth 55 per kg, what is the price of the third variety of sugar per kg? तो देखिए बोला जा रहा है कि यहाँ पे 2 टाइप की शुगर अपन ले रहे हैं, एक की कॉस्ट प्राइस है 45 पर केजी और एक की कॉस्ट प्राइस है 60 पर केजी। इन दोनों को अपन 1:2:3 में मिला रहे हैं, सॉरी 2 नहीं 3 है, एक तीसरी वाली वेराइटी भी है जिसकी कॉस्ट प्राइस अपन को नहीं दे रखी, तो उसको अपन x पर केजी मान लेते हैं। इन तीनों को अपन 1:2:3 में मिला रहे हैं, और उसके बाद जो मिक्सचर है वो 55 पर केजी में बन रहा है। तो अपन से पूछा जा रहा है कि तीसरा वाला कितने प्राइस पर होगा। दैट मीन्स कि ये जो तीसरी वेराइटी है जिसको मैंने x माना था, तो x की वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। तो ठीक है, यहाँ पे अपन देख लेते हैं,
इनको अपन ने 1:2:3 में मिलाया है, तो मैं मान लेता हूं कि पहले वाला जो है वो 1 किलो है, दूसरा वाला जो है वो 2 किलो है, और तीसरा वाला जो है वो 3 किलो है, क्योंकि यहां पे रेशियो मेंटेन रहना चाहिए। रेशियो मेंटेन है 1, 2, 3, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर पहले वाले का टोटल कितना हो जाएगा, 1 × 45 रुपए, दूसरे वाले का कितना हो जाएगा 2 × 60 रुपए, और तीसरे वाले का कितना हो जाएगा 3 × X रुपए। और अब आप यहां पे देखिए जो मिक्सचर है इसको आपने 55 पर किलो में बेचा है, तो यहां पे टोटल कितना किलो बनेगा, तो 1 और 2 3 और 3 और 3 6, दैट मीन्स कि 6 किलो बनेगा। और 1 किलो को अगर आपने 55 में बेचा तो 6 किलो का कितना बन गया, 6 × 55। तो यहां पर देखिए आप 1 2 3, ये भी 6 किलो, ये भी 6 किलो, तो बराबर कर सकते हैं आप इनको। तो यहां पर 3 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 3 का ये 20 बार में, 3 का ये 15 बार में, और 3 का 2 बार में। तो x की वैल्यू अपन से पूछी जा रही है 55 × 2 110 माइनस 20 × 2 40, 40 + 15 हो गया 55, तो ये आ गया आपके पास 55। दैट मीन्स की जो थर्ड वेराइटी है वो 55 पर किलो में बनेगी, ऑप्शन नंबर 1। ए पर्सन इन्वेस्टेड 18,000 in two scheme X at 15% per annum and scheme Y at 10% per annum, both under simple interest. After 1 year, the total interest from both scheme was 2160. How much was invested in scheme X? तो देखिए यहाँ पे दो स्कीम है X और Y। X स्कीम पर 15% पर एनम के हिसाब से इन्वेस्ट करता है, और Y स्कीम में 10% पर एनम के हिसाब से इन्वेस्ट करता है। टोटल वैल्यू जो है वो 18,000 है, तो 18,000 को उसने दो भागों में बांटा। एक भाग को 15% पर एनम के हिसाब से इन्वेस्ट किया, और दूसरे भाग को 10% पर एनम के हिसाब से इन्वेस्ट किया, और फिर दोनों का एक साल के बाद जो टोटल इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है 2160 रुपए। तो अब आप देखिए यहाँ पे अपन मिक्सचर एंड एलिगेशन का कंसेप्ट लगाएंगे। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन में अपन क्या देखते हैं, यूनिट बराबर करते हैं। ये स्कीम एक्स को मैंने 15% पर एनम के हिसाब से इन्वेस्ट किया था, मतलब यहां पर जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 15% मिलेगा। फिर वाई वाले को मैंने 10% के हिसाब से इन्वेस्ट किया, तो यहां पर जो मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 10% मिलेगा। तो जो ओवरऑल है वो भी मैं निकालूंगा कि मेरे को ओवरऑल कितने रुपए का कितने परसेंट का इंटरेस्ट मिला। तो यहां पर आप देखिए 2160 रुपए का इंटरेस्ट मिला है, कितने पे, 18,000 रुपए पे। तो यहां पर आप ओवरऑल कितने परसेंट का इंटरेस्ट मिला ये निकाल लीजिए। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 18 का अपना कैंसिल आउट हो गया, 18 का 12 बार में। दैट मीन्स कि मेरे को ओवरऑल 12% का इंटरेस्ट मिला। तो यहां पर अपन मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाएंगे कुछ इस तरीके से। तो यहां पर 15 - 12 3, और 12 - 10 2। तो जो इनका रेशियो होगा एक्स और वाई का वो 2:3 होगा। दैट मीन्स कि 18,000 को मैंने 2:3 में डिवाइड किया, तो 2 + 3 5, 5 यूनिट की वैल्यू मेरे को दे दी 18,000 रुपए। और मेरे से पूछ रहा है कि स्कीम एक्स में मैंने कितना इन्वेस्ट किया, जो कि है 2 यूनिट के बराबर। 5 से अगर आप इसको काटेंगे तो 5 से ये 3600 बार में चला जाएगा, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 3600 × 2 मतलब 7200, 7,200 रुपए, ऑप्शन नंबर 3। A cone and a hemisphere have the same volume and base radius. Find the ratio of the height of the cone to its radius. तो देखिए यहाँ पे एक कोन और एक हेमिस्फेयर है, दोनों का सेम वॉल्यूम है और सेम रेडियस है। तो अपन से पूछा जा रहा है कि हाइट और रेडियस का रेशियो क्या होगा। तो यहां पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है 1/3 πr² h, और जो हेमिस्फेयर है उसका वॉल्यूम क्या होता है, तो वो होता है 2/3 πr³। अब यहां पे दोनों की रेडियस बराबर है, इसलिए मैंने आर ही माना, और ये दोनों क्या है, बराबर है। बोला जा रहा है सेम वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम मतलब दोनों इक्वल है। तो चलिए इक्वल कर देते हैं। पाई से पाई कैंसिल आउट किया, 3 से 3 कैंसिल आउट किया, ये r² से एक r² कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे केवल एक r रह जाएगा। तो ये आपके पास बन गया h = 2r। तो यहाँ पर अगर आप रेशियो लेंगे तो ये r को नीचे भेज दीजिए, तो h/r = क्या बन गया, 2/1। दैट मीन्स कि रेशियो क्या आ गया, 2:1। तो यहाँ पर यही आपसे हाइट और रेडियस का रेशियो पूछ रहा था, जो कि आ गया कितना, 2:1। Two circular pond have circumferences in the ratio 3:5. If the smaller pond has an area of 150 meter square, what is the approximate area of the larger pond? तो देखिए बोला जा रहा है कि दो सर्कुलर पॉन्ड है और इनके सरकमफ्रेंस का रेशियो अपन को दे रखा है। फिर बोला गया है कि एक स्मॉलर पॉन्ड का जो एरिया है वो 150 मीटर स्क्वायर है, तो बड़ा वाला जो लार्जर पॉन्ड है उसका अप्रोक्सीमेट एरिया क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो सर्कुलर पॉन्ड है वो सर्कल की शेप के, तो यहां पर जो भी फॉर्मूले अपन लगाएंगे वो सर्कल के लगाएंगे। सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो 2πr होता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 2 और पाई ये अपने पास कांस्टेंट है, तो जब मैं रेशियो लेऊंगा तो ये 2π अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। दैट मींस कि जो सरकमफ्रेंस का रेशियो होगा वो डायरेक्ट रेडियस के रेशियो के बराबर होगा। तो यहां पर सरकमफ्रेंस का रेशियो अगर c1/c2 है, जो कि अपन को 3/5 दे रखा है, तो रेडियस का भी रेशियो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, दैट इज r1/r2। फिर बोला गया है कि एरिया, तो अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है πr²। तो यहां पर आप देखिए पाई कैंसिल आउट होगा। दैट मींस कि जो एरिया का रेशियो है वो रेडियस के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड होगा। तो यहां पर आपको क्या करना है,
R1 बाई R2 का होल स्क्वायर, ये आपके पास कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A1 बाई A2, दैट मीन्स की एरिया। तो R1 बाई R2 कितना बन गया, तो ये बन गया 3/5 का होल स्क्वायर, और A1 आपको दे रखा है 150, क्योंकि जो छोटा वाला है उसका एरिया दे रखा है 150, जिसका सरकमफ्रेंस कम होगा उसी का एरिया भी कम होगा, और किसका सरकमफ्रेंस कम है, जिसका यूनिट कम है, तो 3 यूनिट, दैट मीन्स की यही कम है, तो ऊपर वाला है 150 और नीचे वाला मुझसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर 3 का स्क्वायर 9 बटा 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 150 बटा A2। तो अब आप यहां पे देखिए कैलकुलेशन अच्छी खासी हो गई, बिकॉज कैंसिल आउट कुछ भी नहीं हो रहा। अगर ये उल्टा होता तो कैंसिल आउट हो जाता, लेकिन ऐसा है नहीं, तो अब चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो A2 कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 इंटू 150 बटा 9, जो भी कैंसिल आउट हो उसको कैंसिल आउट कर ही देते हैं। तो 9 का ये 9 एकम 9 और 60, तो 9 का 6 बार में 54, फिर 60 का मतलब ये 16.6 आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे 25 का 6 बार में 150 की 0, 15 कैरी चला गया, 150 और 15 अपने पास कितना बन गया 165, 16 कैरी चला गया, फिर 150 और 16 164, 16 कैरी चला गया, 25 और 16 41, तो ये आ गया 416.5, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। If the base of a prism is a regular hexagon of side 6 cm and the height is 10 cm, what is its volume? तो देखिए यहाँ पे अपन को बोला गया है कि एक प्रिज्म का जो बेस है वो रेगुलर हेक्सागन है। तो प्रिज्म में अगर मैं बात करूं तो जैसा बेस होता है वैसा ही अपने पास टॉप होता है। अगर अपन बनाना चाहे तो बना सकते हैं, वैसे उसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है बना लेते हैं, उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इनकी जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट है उनको आपस में मिलाएंगे। अब इस वाले के लिए जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट बनेगा वो ये नीचे वाला बनेगा, बिकॉज ये 3D शेप है, तो हो सकता है कि आपको देखने में थोड़ा सही नहीं लगे। अब 2D में बनाएंगे तो थोड़ा दिक्कत तो है ही सही, लेकिन समझ लीजिए कि कुछ इस तरीके का बनेगा। तो ये अपना हो जाता है एक प्रिज्म जिसका बेस और टॉप रेगुलर हेक्सागन है, जैसा बेस होता है वैसा ही टॉप होता है। इसकी हाइट अपन को दे दी, तो ये अपनी हाइट बन जाती है जो कि है 10 सेंटीमीटर, और ये जो बेस है इसका साइड अपन को दे रखा है 6 सेंटीमीटर का। वॉल्यूम अपन से पूछा जा रहा है, तो प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है वो इक्वल टू होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो यहां पर हाइट तो अपन को दे रखी है, लेकिन क्या निकालना है अपन को, बेस का एरिया निकालना है, और बेस कैसा है, एक रेगुलर हेक्सागन। तो देखिए अगर मैं रेगुलर हेक्सागन की बात करूं तो रेगुलर हेक्सागन जो है वो आपके पास 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से मिलकर बना होता है, और ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इनकी साइड कितनी हो जाएगी, जो रेगुलर हेक्सागन की साइड है वही इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड हो जाएगी। तो इसकी अगर मैं एरिया की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और ए कितना है यहाँ पे आपके पास, ए मतलब साइड जो कि है 6 के बराबर, इंटू हाइट, हाइट है अपने पास 10 के बराबर। तो यहाँ पर आप सोल्व कर लीजिए इसको। देखिए 4 से ये 36 कितना बार में चला जाएगा, 9 बार में चला जाएगा, 36/4, तो ये अपने पास हो गया 9 6 54 इंटू 10 540 √3, ऑप्शन नंबर 4। 3 concentric circles are designed as part of a target practice board. Their diameter form an arithmetic progression. If the smallest circle has a circumference of 6 pi centimeter and the largest circle has a circumference of 14 pi centimeter, what is the circumference of the middle circle? तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 3 concentric सर्किल है। अगर मैं concentric सर्किल बनाना चाहूं तो वो कुछ इस तरीके से बन जाएंगे, ये पहला, ये दूसरा, और इसके अंदर ये तीसरा। कंसेंट्रिक मतलब जिनके सेंटर सेम है लेकिन रेडियस अलग अलग है। तो बोला गया है कि इन तीनों का जो डायमीटर है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। फिर यहां पर अपन को जो सबसे छोटा वाला सर्किल है उसका सरकमफ्रेंस दे रखा है जो कि है 6 पाई, और सबसे बड़े वाले सर्किल का सरकमफ्रेंस दे रखा है जो कि है 14 पाई। अपन से पूछा जा रहा है कि जो मिडिल वाला सर्किल है उसका सरकमफ्रेंस क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक तो मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताऊंगा जो कि आपको आगे भी बहुत बार काम आएगा, और एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा जिनको वो पहला वाला समझ में नहीं आएगा उनके लिए। तो पहला वाला तरीका तो क्या, तो आप देखिए एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर इनका डायमीटर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी रेडियस भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगी। बिकॉज रेडियस क्या होती है, रेडियस होती है डायमीटर का आधा। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक चीज आपने पढ़ी होगी कि अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो रिजल्टिंग नंबर आएंगे वो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही आएंगे। तो अगर जैसे मैं डायमीटर D1 D2 D3 मान लूं, अगर ये तीनों अपने पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो इन तीनों को मैं क्या कर रहा हूं, 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो फिर ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रहेगा। और D1/2 क्या हो जाता है, R1 हो जाता है, D2/2 क्या
R2 और d3/2 क्या है R3। तो ये भी अपने पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रहेगा। और सरकमफ्रेंस इक्वल टू अपने पास होता है 2πr, जहां पर 2π कांस्टेंट है। तो अपन ने एक चीज पढ़ी है कि अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो भी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रहेगा। दैट मींस कि अगर मैं तीनों को 2π से मल्टीप्लाई भी कर दूं, इसको भी मैंने 2π से मल्टीप्लाई किया, इसको भी मैंने 2π से मल्टीप्लाई किया और इसको भी मैंने 2π से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो नंबर आए ये भी आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रहेंगे। और ये क्या है, ये है अपने पास सरकमफ्रेंस। दैट मींस कि ये तीनों भी अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो फिर यहां पर अपन ये बीच वाला जो सरकमफ्रेंस है इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, अगर 3 नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं तो बीच वाला जो नंबर है वो इक्वल टू होता है अगल बगल का सम डिवाइड बाय 2। तो यहां पर सीधा सीधा आप बीच वाला जो मिडिल सर्किल है उसका सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं। बस आपको कुछ भी नहीं करना, 6π + 14π डिवाइड बाय 2। तो 6 और 14 20, 20/2 10। तो जो बीच वाला मिडिल सर्किल है उसका सरकमफ्रेंस आ जाएगा अपने पास 10π के बराबर। तो देखिए इस चीज को आपको आगे के लिए ध्यान रखना है। अगर अगली बार आपका इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि अगर डायमीटर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है इसका मतलब उनका सरकमफ्रेंस भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। और अगर उनका सरकमफ्रेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो बीच वाला मिडिल सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, पहला और तीसरे का सम डिवाइड बाय 2। तो आपको यहां पे कुछ भी नहीं करना था, एकदम 6π + 14π डिवाइड बाय 2 करना था। तो ठीक है, चलिए यहाँ पे ये एक तरीका हुआ ही सही। दूसरा तरीका यहाँ पे अपन इस तरीके से भी कर सकते थे कि अगर मेरे को पहले वाले सर्किल का सरकमफ्रेंस दे रखा है जिसकी रेडियस को मैंने R1 माना, तो अपन जानते हैं कि जो सरकमफ्रेंस होता है वो 2πr होता है। तो 2πr1 = हो गया 6π। यहाँ पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 3 बार में, तो R1 कितना आ गया, R1 आ गया 3 के बराबर। फिर सेम तरीके से तीसरा वाला सर्किल जिसको मैं मान लेता हूँ 2πr3, ये अपन को दे रखा है 14π। तो यहाँ भी पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से 7 बार में। तो यहाँ से R3 कितना आ गया, ये आ गया अपने पास 7 के बराबर। तो R2 कितना हो जाएगा, R2 मतलब R1 + R3 डिवाइड बाय 2। तो R2 कितना हो गया, 7 और 3 10, 10/2 मतलब 5। तो R2 आ गया अपने पास 5। तो सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2π × 5 दैट इज 10π। ऑप्शन नंबर 2। ए सॉलिड सिलेंडर रेडियस 5 cm is drilled by 4 cylindrical hole, each radius 1 cm length, equal to the full height. Volume removed is approximately what %? तो देखिए बोला जा रहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी रेडियस अपन को दे रखी है 5 सेंटीमीटर। इसमें अपन 4 सिलेंड्रिकल होल ड्रिल कर रहे हैं जिनकी रेडियस 1-1 सेंटीमीटर है और उनकी जो लेंथ है वो सिलेंडर की हाइट के बराबर है। तो वो होल किस तरीके से बनेंगे, तो वो कुछ इस तरीके से ऊपर की साइड से 4 होल बनेंगे। तो इनकी जो हाइट होगी वो सिलेंडर की हाइट के बराबर ही होगी, लेकिन इनकी जो रेडियस है वो 1-1 सेंटीमीटर है। तो ये अपन को जो दे रखा है ये 1-1 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अब अपन से पूछा जा रहा है कि इनके द्वारा जो वॉल्यूम निकला वो कितना % था। तो यहां पर आप देखिए सबसे पहले तो जो वॉल्यूम होता है वो इक्वल टू क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम अपने पास होता है πr² h के बराबर। यहां पर मैं बोल सकता हूं कि पाई तो सब में बराबर है तो उसको तो अपन हटा ही देते, उससे कोई फायदा ही नहीं है। दूसरा हाइट भी बराबर है, जितनी सॉलिड सिलेंडर की हाइट है उतनी ही इन सिलेंड्रिकल होल की हाइट है। दैट मींस जब मैं रेशियो लूंगा तो ये भी अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको भी मैं हटा देता हूं। तो यहां पर क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ रेडियस का स्क्वायर। तो ये जो बड़ा वाला सिलेंडर है इसका कितना हो जाएगा रेडियस 5, 5 का स्क्वायर 25। फिर ये जो 4 सिलेंडर अपने पास निकले इनका कितना हो जाएगा, तो इनका रेडियस है 1, तो 1 का स्क्वायर 1। तो यहां पर आप देखिए ये बड़े वाले का बन गया 25 और ये छोटे वाले का बन गया 4। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि 4 यूनिट निकला कितने में से, 25 यूनिट में से। तो परसेंटेज अगर आप लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/25 × 100%। तो कितना आ जाएगा, 25 का 4 बार में 4 चौकू 16%। ऑप्शन नंबर 1। अब यहां पर आप πr² h वगैरह लगाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर मैं यहां पे पाई लगाता और यहां पर h लगाता तो सबसे पहले तो यही पाई यहां पर भी रहता और यही h यहां पर भी रहता क्योंकि h इक्वल है। तो अब अगर मैं आगे रेशियो भी लेता तो रेशियो यही बनता 25:4, पाई और h कैंसिल आउट हो जाते। तो मैं बोल सकता हूं कि 4 यूनिट निकला कितना, आउट ऑफ 25 यूनिट। तो परसेंट अगर आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 16%। एक सेक्टर हैज ए सेंट्रल एंगल ऑफ 135 डिग्री एंड ए रेडियस ऑफ 8 सेंटीमीटर। Another sector of the same circle has a central angle of 3π/4 radian. What is the ratio of the area of first sector to the area of the second sector? तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सर्किल है और इसके 2 सेक्टर है। एक सेक्टर है जिसका सेंट्रल एंगल जो है वो 135 डिग्री का है। यहाँ पर अपन को सर्किल की रेडियस दे रखी है 8 सेंटीमीटर। और सेम सर्किल का एक और सेक्टर है जिसका सेंट्रल एंगल जो है वो 3π/4 रेडियन का है। अब यहां पर मैं बोल सकता हूं कि अगर सर्किल सेम है तो रेडियस भी सेम होगी, दैट मींस कि इसकी भी रेडियस 8 होगी और जो सेक्टर का एरिया होता है वो इक्वल टू अपने पास होता है θ/360 × πr²।
तो अब आप यहां पे देखिए सेम चीजें क्या है, एक तो जितना पाई पहले वाले सेक्टर के लिए होगा उतना ही दूसरे वाले के लिए होगा, तो पाई भी हटा दीजिए, और दोनों में रेडियस सेम है तो उनको भी हटा दीजिए, 360 डिग्री भी दोनों में आएगा तो उसको भी हटा दीजिए। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया, थीटा रह गया। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि इनका जो एरिया है वो थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा, तो इनके एरिया का जो रेशियो होगा वो थीटा का रेशियो बन जाएगा। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं पहले वाले का थीटा है 135 डिग्री, दूसरे वाले को भी आप डिग्री में चेंज कर लीजिए, तो 3π/4 को अगर मैं डिग्री में चेंज करूं तो 1π इक्वल टू होता है 180 डिग्री, तो पाई की जगह आप डाल दीजिए 180 डिग्री डिवाइड बाय 4, तो 4 से ये 45 बार में, और 45 थी 135, दैट मीन्स कि ये भी कितना आ गया, ये भी आ गया 135 डिग्री। तो इनका अगर आप रेशियो लेंगे तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1:1। तो जो उनका एरिया का रेशियो होगा वो हो जाएगा 1:1, बिकॉज दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दे करिए, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है बनाने का, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों का शेयर कर दीजिए। चलिए फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।